नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अरपा रिवर वैली इंटरनेशनल स्कूल के संचालक गुरु मेहर सिंह चावला ने हाल में अपने इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात रखी है। बता दें कि उन्होंने वर्तमान शिक्षा पद्धति पर नजर डाली। रिपोर्ट देखिए। मुझे लगता है जरूर सर, क्योंकि जैसे ही आपने पुलिसिंग या लॉ के बारे में ज्ञान उनको प्रदान किया ना, तब अगेन ये दो रियलिटीज है हमारी सोसाइटी की। पुलिस का होना या लॉ का एप्लीकेबल होना रियलिटी सोसाइटी। इवन सर मैंने बताया मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। लॉ में एक लाइन है सर जो कहती है कि एक्सक्यूज ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूज ऑफ लॉ इज इनएक्सक्यूजेबल इन लॉ, विच मीन्स कि अगर आप भारत देश में है, आपने चक्कू मार दिया तो आप नहीं बोल सकते कि मुझे पता ही नहीं था कि मर्डर होता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका लॉ। तो निश्चित तौर पर सर स्कूलों में पुलिसिंग के बारे में, लॉ के बारे में जरूर बताया जाना चाहिए। और ये एनसीसी एनएसएस के तौर पे बच्चों को इसके अलावा जो और बेनिफिट मिलता है वो जैसे राष्ट्र सेवा का उनके मन में भावना जगानी। आज हम मूवीज देखते हैं तो पेट्रोटिक लगते हैं, हम अपने छोटे भाइयों बहनों को बोलते हैं कि तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, करना चाहिए। यही बचपन से अगर हम देख पाए, अगर हम बचपन से इन चीजों पर जुड़ पाए, हमारे स्कूल के बच्चे सर जो एनसीसी एनएसएस को ज्वाइन करते हैं उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है सर। निश्चित तौर पर इन ऑर्गेनाइजेशंस का डिसिप्लिन प्रोसीजर वो तो खैर नो डाउट स्पॉटलेस है, पर उसके अलावा भी जो इम्पैक्ट इन पे पड़ता है वो बहुत जरूरी है इस देश की और पेट्रियोटिज्म उतने कारगर नहीं है कि जितना एज अ कंटिन्यू करें या कंपलसरी करें इसको। बिल्कुल एज ए कोर्स। बिल्कुल सर। तो इसके लिए सर क्या होता है आजकल ना, वैल्यू एजुकेशन का दोबारा बहुत ज्यादा अप्रोच बढ़ रहा है। हमारे स्कूलों में भी जो क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चे हैं उनके पास वैल्यू एजुकेशन का हर हफ्ते एक पीरियड होता है। इस मीन्स अगर स्कूल 40 हफ्ते हो 40 पीरियड होता है। इस वैल्यू एजुकेशन में उनको ना सिर्फ और वैल्यू जैसे कि ऑनेस्टी है या पेशेंस है इनके बारे में, बट उसी के तौर पे ना हम इन्हें इन चीजों को भी सिखाते जाते हैं। हमने ये रियलाइज किया सर कि मान लीजिए हमारे स्कूल में ये रूल है कि क्लास 5th में और एक बार क्लास 1 में, क्लास 1 के आसपास इनको गुड टच बैड टच सिखाया जाता है, क्लास 5th के आसपास इनको थोड़ा और अपने हेल्थ के बारे में सिखाया जाता है क्योंकि ये जस्ट टीनेजर हो रहे होते हैं। तो मान लीजिए जो बच्चा मेरे साथ क्लास 1 में था उसको मैंने अपने तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से गुड टच बैड टच सिखा दिया, बट जो बच्चा मेरे स्कूल में क्लास 2 में आया उसको मैं कुछ नहीं सिखा पाया क्योंकि मेरे स्कूल में तो क्लास 1 में सिखाना था। अब पता नहीं वो अपने स्कूल से क्या सीख के आया क्या नहीं सीख के आया। मान लीजिए उसके पुराने स्कूल में क्लास 3 में सिखाते हो गुड टच बैड टच और मेरे में क्लास 1 में सिखाते हैं। अब वो आया क्लास 2 में तो उसने तो मिस कर देना दोनों तरफ से। इसीलिए सर हमने अपने स्कूल में भी किया, कई और लोग भी कर सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस में ना सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो करिकुलम है जो हम आज फॉलो करते हैं, मैं इसका पहले भी एडवोकेट रहा हूं, मैं आगे भी से एडवोकेट करूंगा इस बात को कि हमारे करिकुलम में ना हमारे देश की कहानियां शायद कुछ कम है। निश्चित तौर पे आजकल हम काफी बुक्स में देख रहे हैं कि इंडियन वैल्यूज पे बुक्स आ रही हैं, लोग आगे बढ़ाएंगे वैल्यू एजुकेशन में। बट मुझे लगता है जो हमारी कहानियां है ना, जो हम बुक्स के थ्रू या जो हम मूवीज के थ्रू देख रहे हैं, अगर वो हम बच्चों को एक कम उम्र से उनके करिकुलम में, उनकी पढ़ाई में इंक्लूड कर दें तो शायद वो उन्हीं सब वैल्यूज को एक इंडियन फॉर्मेट में सीखेंगे। मैं कई बार ये कहता हूँ सर कि मुझे गुड मॉर्निंग से बेहतर नमस्ते बोलना लगता है क्योंकि वो हमारे दिल से ज्यादा करीब है और शायद ज्यादा आगे भी हमें लेके जाएगा हमारे देश में। हमारे परिवार में सर हमेशा से ही था, मैंने बचपन से पंचतंत्र की, जकार्ता की, अमर चित्र कथा की कहानियों को पढ़ा है और इन कहानियों को पढ़ने से ना सिर्फ मैंने हमारे माइथोलॉजी और हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री को जाना है बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो अगर भारत सरकार, भारत का एजुकेशन पॉलिसीज अगर इस तरफ आगे बढ़ती हैं, इन इंक्लूजन्स पे जाती है तो मैं बहुत खुश होऊंगा और मानूंगा कि एक वेलकम इनिशिएटिव है जो हमारे बच्चों को डेफिनेटली अपने देश के लिए और ज्यादा गौरवान्वित फील करेगा और जरूर आगे बढ़ाएगा राष्ट्र सेवा के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। मेरा ये मानना है कि अगर आप सिर्फ अपनी स्कूली पढ़ाई या बुकिश नॉलेज पे डिपेंडेंट रहते हैं तो आप रियल वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं होते। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई इन अच्छे स्कूलों से ही की थी और हमें काफी अच्छे कॉलेज बैंगलोर में पढ़ने भी गए थे। येट मेरा एक खुद का ही बहुत निजी दोस्त था जिसको जब फीस जमा करनी पड़ी कॉलेज की तो उसको चेक बनाना नहीं आता था। पता नहीं था कि चेक में क्या लिखना होता है, चेक कैंसिल कैसे होता है, क्या मार्किंग करनी होती है। वही बच्चा जो दिल्ली के बहुत बड़े स्कूलों से पढ़ा है, आज एक अच्छे कॉलेज में, बट उसको ये आता नहीं था। ये इसने हमें सिखाया और आपको आज हमें आज बताता है, हमारे व्यूअर्स को भी बताता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी उनमें से एक स्किल है जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, कितनी जरूरी है ये स्किल। क्योंकि अगर एक इंसान कितना भी पढ़ ले
आखिर इवेंचुअली काम करेगा तो पैसे कमाने के लिए करेगा। अगर उसको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के टर्म्स नहीं आते, उसी में काम करना नहीं आता, तो आखिर कब तक कोई उसके लिए इन कामों को करेगा। निश्चित तौर पे हम जैसे और उन जैसे और बच्चों के पास लोग होते होंगे ये करने के लिए, पर जब ये मौका आया तब खुद भी तो करना आना चाहिए। कर्नाटक में जाए, आप उड़ीसा में जाए, तो इन तीनों की उड़िया, बांग्ला, कन्नड़ा, ये सारी भाषाओं को ही भाषा का अप्रिसिएशन दिया जाता है एंड हेंस इन्हें पढ़ाया भी जाता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज में बैंगलोर में था सर, तो हमें हमारे पहले साल में कन्नड़ा पढ़ाई जाती थी। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि शायद मुझे कन्नड़ा मेरी खुद की मातृभाषा गुरुमुखी से शायद थोड़ी ज्यादा आती है, क्योंकि वो मुझे पढ़ाई गई है। तो निश्चित तौर पर ये बात सच है सर कि इससे बहुत बेनिफिट होगा घर पे भी और बच्चों को अपने कल्चर को समझने में भी, और जो कल्चरल हेरिटेज को हमको आगे बढ़ाना है, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। उस कल्चर को आगे बढ़ाना हमारी और आपकी और फॉरेस्ट पॉलिसी की नंबर 1 प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए। बैंगलोर से करा, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो हमने लॉ की पढ़ाई की, ज्यादा सब कुछ इंग्लिश में ही किया। फिर उसके बाद जब हमने अपनी रियल लाइफ इंटर्नशिप्स करना चालू की ना सर, तब हम जब सच के क्लाइंट से मिले या हमने जब सच के केसेस को देखा, तो हमने रियलाइज किया कि जिस आइडियल वर्ल्ड में हमें पढ़ाया जाता है ना, उससे रियल वर्ल्ड बहुत अलग है। आज मैं जहां बैठा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, जैसे ही मैं वापस आया और मैंने कुछ स्पीचेस देना, कुछ लोगों से बात करना चालू किया, तो ये रियलाइज किया कि हिंदी पे जो मेरी पकड़ है वो इतनी मजबूत जरूर होनी चाहिए कि मेरी बात पूरे ऑडियंस को समझ में आए। कई बार हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो ये पूछते हैं कि सर आपका स्कूल इंग्लिश स्पोकन है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम है कि नहीं। उन्हें हम सबसे अच्छा जवाब जो अब देते हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो यही देते हैं कि एक छोटा बच्चा है सर, मान लीजिए बाहर झूला झूल रहा है, अगर मैं इस बात को पकड़ के बैठ जाऊं कि इसको बोलना तो इंग्लिश में ही है, मैं बोलूं बेटा प्लीज डोंट स्विंग टू फास्ट, यू मे फॉल, उसे इंग्लिश अगर नहीं आती तो वो फिर भी गिर जाएगा। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं उसे इंग्लिश हिंदी में समझा दूं कि बेटा तेज मत झूलो, गिर जाओगे। उसका ना गिरना मेरे लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन जो है सर फॉर एजेस, इसका पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना सही है कि आपको मेरी बात समझ में आए, वो जिस भी भाषा में समझ में आए, हमें एज स्पीकर्स उस भाषा का ज्ञान रखना चाहिए। तो ये बात सच है कि कंडीशनिंग इंग्लिश की तरफ की जा रही है, पर मैं इस बात को एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करता हूँ कि हिंदी को उतनी और उससे ज्यादा, मेरे हिसाब से तो उससे ज्यादा ही प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी भाषा है। हिंदी पूरे देश की भाषा, लेकिन ये भी सत्य है कि पूरे देश में हिंदी नहीं बोली जाती और एक्सेप्टेबल भी नहीं है। कम्युनिकेशन की भाषा तो ही है। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें त्रिभाषा का फार्मूला लाया गया है। एक तो जो मातृभाषा है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। बच्चा घर में कंफ्यूज होगा या उसको ये चीजें हेल्प करेगी? डेफिनेटली सर, इसमें भी अगेन दो पक्षों में जवाब दूंगा मैं आपको। एक तो जो उसके घर पे इम्पैक्ट है और एक जो बच्चे के जनरल एजुकेशन पे इम्पैक्ट है। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम सिख हैं। मैं अपने घर पे कुछ साल ही रह पाया, ज्यादा समय हॉस्टल में रहा। इस कारण से जो हमारी भी मातृभाषा है ना, उसमें भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि आप मुझे जब बोले तो मैं बोलना चालू कर दूं। इस बात का भी मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि इसमें डाउन कमिंग क्या है, बट अब रिसेंटली समझ में आता है कि बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट मैं उतना कनेक्ट अपने आप से, अपने कल्चर से ही नहीं कर पाता। अगर मुझे मेरे स्कूल की तरफ से इंग्लिश पढ़ाई गई, मैथ पढ़ाई गई, साइंस पढ़ाई गई, हिंदी पढ़ाई गई, तमाम और सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, तो ये सब तो मैंने अपनी जिंदगी भर पढ़ा और पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा। बट क्योंकि मुझे कभी मेरी मातृभाषा कंपल्सरीली पढ़ाई नहीं गई ना, तो ये मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कभी बन ही नहीं पाई। तो अब जो एनईपी आ गया है सर, उसके तौर पे जैसे ये ट्रिपल भाषा, ट्रिपल लैंग्वेज का आता है, मैं इसे पूरा सपोर्ट करता हूँ। 1980 से एक ये कोशिश चल रही थी, वो हम थोड़ा पीछे चले जाए, कि भारत में जो संपर्क की भाषा है, जो शिक्षा की भाषा है, वो अंग्रेजी भाषा हो, क्योंकि पूरे विश्व में जो लगभग तकनीक है, साहित्य है, जो हिसाब से उसमें अंग्रेजी भाषा काफी आसानी होती। लेकिन देखा ये भी है कि अगर अपने देश की भाषा को अगर हम किनारे कर देते हैं तो बात जम नहीं पा रही थी। ये बताएं कि इस 40 साल में कितना अंतर आया और क्या रुझान आप महसूस कर रहे हैं? जरूर, तो इसका मैं आपको जवाब दो कक्ष में दूंगा। पहला तो इस बात पे बताना चाहूंगा, जो हिंदी और इंग्लिश का यूज है, जो उसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो जिस एजुकेशन की शैली से आप बात कर रहे हैं, उसी से मैं भी उसी में बड़ा हूँ, आगे रहा हूँ, स्कूलों के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू। तो निश्चित तौर पे दोनों ही स्कूल्स और कॉलेजेस जिनमें मैं पढ़ा हूँ, जिनमें मैं आगे रहा हूँ, उन सब में हमारे को काफी इंग्लिश पुश की जाती थी कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे से बात करते हैं, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है,
तो आपको प्रेफरेंस दी जाती थी कई चीजों में और ये आगे बढ़ता था। तो उस कंडीशनिंग से आगे बढ़ते साथ ना हमने कभी भी इस बात को रियलाइज ही नहीं किया कि हमारी जो मातृभाषा है, जो हमारी ग्राउंड की लैंग्वेज है हिंदी, उस पे भी हमारा बराबर एक्सीलेंस होना चाहिए, इफ नॉट ज्यादा या कम, बट कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। न सिर्फ एक प्रांत को पहचान देती है बल्कि उस कंप्लीट जो एटमॉस्फेयर उसको वो आइडेंटिफाई भी करती है। छत्तीसगढ़ में जो भाषाएं हैं बहुत वैविध्य है, हमारे को लगता है कि लगभग हर राज्य में होगा। सरकार कैसे सामंजस्य बैठाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ही एकमात्र भाषा नहीं है, हल्बी भी है, गोंडी भी है और भी अलग अलग भाषा है। हम ये कहते जरूर है कि छत्तीसगढ़ है और भाषा इसकी छत्तीसगढ़ की, न केवल छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट नहीं करती। सो जनरली जिस तरीके से हिंदी को या इंग्लिश को आइडेंटिफाई किया गया एक मेन कम्युनिकेशन या ग्लोबल लैंग्वेज पे, उसका भी सेंसिटिव इतना से था कि जो मेजॉरिटी यूज लैंग्वेज है ना, उसे लैंग्वेज बना दिया जाए। जैसे कि सर अब अगर आप बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में से मेरा क्योंकि ननिहाल में है तो मैं आपको कुछ बताऊं उस बारे में। कलकत्ता में जो बांग्ला बोली जाती है और जो 24 परगना में बांग्ला बोली जाती है, जो दार्जिलिंग में भाषा बोली जाती है, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज है। अपनी बोली का, अपने एरिया का थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं। या महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, नागपुर की मराठी, पुणे की मराठी और मुंबई की मराठी, तीनों में अंतर आता है। तो ये जो अंतर है सर, ये अंतर तो सच है और आइडेंटिफाइबल भी है, पर जब पढ़ाया जाता है ना तो उन्हें उस लिपि से पढ़ाया जाता है जिस लिपि पे वो भाषा बेस्ड है। तो छत्तीसगढ़ी की जैसे ही लिपि बन जाएगी और जब वो एक भाषा रिकॉग्नाइज हो जाएगी, उस लिपि के तौर पे छत्तीसगढ़ी को पढ़ाया जाएगा और ऑफ कोर्स सब्जेक्ट तो छत्तीसगढ़ी रहेगा। मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर आपको जैसे मान लिया IIT का एग्जाम है या नीट के एग्जाम है, ये सारे एग्जाम्स को ना हमेशा इंटेलेक्ट के बेस पे होना चाहिए। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान कितना है उस पे आपका सिलेक्शन हो या ना हो तो बेहतर है, रादर देन इस पे सिलेक्शन हो कि आप उस भाषा को समझ पाए कि नहीं। मान लीजिए अगर आप में ज्ञान है, देखिए इवेंचुअली सर जो इन्वेंशन होने हैं, जो काम करने हैं, वो किसी भाषा के तौर पे नहीं होने, उन पे बेस नहीं होने, वो आपके उन कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे होने। अब उन कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग आपका जिस भी भाषा में हो, ये बात आपके लिए एक बैरियर कभी नहीं बननी चाहिए कि आपको एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, इन जगह पे पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो जो मध्य प्रदेश में हुआ है मेरे हिसाब से एक बहुत ही वेलकम इनिशिएटिव है, बहुत ही वेलकम मूव है और निश्चित तौर पर पूरे भारत देश में फॉलो होना चाहिए। ना सिर्फ हिंदी में, अगर आपको लगता है कोई रीजनल लैंग्वेज उस रीजन के लिए बेहतर है तो क्यों ना इस पे कुछ इन्वेस्टमेंट करी जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और इस तरीके से ग्लोबली और नेशनली एक्सेसिबल किया जाए इन एग्जाम्स को। एज ऑफ इट जो वो आज दिख रहा है, इन टर्म्स जो दिख रहा है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं बट उसकी प्लानिंग, वो ऐसा लग रहा है कि शायद नेशनली एप्लीकेबल ना हो पाए। कुछ स्कूलों के पास तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रिसोर्सेज होंगी, पर कई स्कूलों के पास शायद ना हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज से 2-3 साल पहले की सर, उस समय हम एक कॉन्फ्रेंस के लिए रायपुर गए थे, जहां हमने NEP के जो ऑफिशियल्स हैं, नोडल अधिकारी, उनके साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी। उसमें कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के भी जो है प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स आए थे। उनका सर स्पेशली रेजिंग ऑफ पॉइंट्स था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टीचर रिक्रूटमेंट, जो टीचर क्वालिटी चाहिए कि हमें स्किल्स पढ़ा पाए, वो शायद हर स्कूल के पास नहीं है। तो दो ये आज इन प्लानिंग तो एक फेल दिख रहा है या एक मिस दिख रहा है, बट आई एम श्योर गवर्नमेंट इसकी भी एग्जीक्यूशन के लिए और इसको हिट बनाने के लिए जरूर कुछ सपोर्ट देगी, ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को बट प्राइवेट स्कूल्स को भी, ताकि ये पूरे तरीके से इन स्पिरिट और लेटर अप्लाई हो पाए। क्या बेहतर शामिल किया गया है, क्या कुछ मिस हो गया है, कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल जरूर। तो जो NEP है सर 2020 में जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है, NCF। अभी इस NCF का क्यों जिक्र ज्यादा हो रहा है, क्योंकि NCF फाउंडेशन स्टेज के लिए आ गया है। NEP ने क्या किया है, बच्चों को उनके एज के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसका कि पहला ही पार्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन में कौन आते हैं? फाउंडेशन में आता है आपका प्री प्राइमरी का पूरा सेक्शन, प्ले ग्रुप, नर्सरी, UKG, LKG के साथ क्लास 1 और 2, क्योंकि निश्चित तौर पर बच्चा उस प्री प्राइमरी क्लास से बाहर निकल चुका है और उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट उसी लेवल पे हो रहा है। तो जो NEP के तौर पे जो ये नया ग्रुपिंग बनाया गया है, ये एक बहुत वेलकम मूव है। इसके अलावा सर NEP में स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारे स्कूल में भी हमने कुछ सालों से, हमारे पास पहले से भी था, कुछ हमने और बढ़ाया, बट फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग की, AI की, इन स्किल्स को और इंट्रोड्यूस किया गया स्कूलों में। इनके इंट्रोडक्शन से क्या होता है सर कि आप जिन भी चीजों को आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका जो एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में होगा, वो कभी भी बुक के हिसाब से नहीं होगा, वो आपके एक्शंस और आपके
ग्लोबल मार्केट के हिसाब से होगा। उन मार्केट में ये जितने मैंने अभी आपको स्किल्स बताई वो आज बहुत रेलेवेंट है। हम इस चीज को वो नहीं कर पाते, हमारे पास डेटा है, बिल्कुल। सेंटर है, यूजर टेक्नोलॉजी हाँ है, हाँ उसका हम क्यों एक जगह किसी प्रश्न को बनाते हैं फिर उसको हाँ, भेजते हैं, फिर उसको मतलब हम हैं तो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट, बिल्कुल। काम पूरा मैनुअल क्यों कर रहे हैं? सर मुझे लगता है ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि एज ओल्ड से सेम तरीके से किए जा रहे हैं और उसमें कंफर्ट पा लिया है इन एजेंसीज ने उस काम को वैसे ही करने में। निश्चित तौर पे सर कंफर्ट तो मेरे हिसाब से नंबर 1 डेट्रीमेंट आता है जब आपको प्रोसेसेस बनाने हैं। तो कुछ तौर पे आप देखेंगे कि जो इस साल का जेई मेंस का एग्जाम हो रहा है पूरा ऑनलाइन हो रहा है सर। उस कारण से क्या हो रहा है कि जेई मेंस हफ्ते भर हो रहा है। हमने भी खुद ने जेई मेंस दिया था तो मैं आपको बताऊं कि एक ही दिन पे पूरे देश भर पेपर था। ये जो ऑनलाइन करने का मूव है मुझे लगता है ये भी एक वेलकम इनिशिएटिव होगा सर। जेई मेंस में उन्होंने चालू किया है। मुझे 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 भरोसा है निश्चित तौर पे और एग्जाम को भी आगे अप्लाई करेंगे। इन एग्जाम्स के थ्रू क्या होता है सर कि आप जो कह रहे हैं वही परेशानी हट जाती है। पेपर्स बनते हैं, रैंडमाइजर में डाले जाते हैं, आप अपने दिन जब पेपर देने जाएंगे 10 के 10 दिन अलग अलग पेपर आएंगे और आपको कौन सा पेपर आएगा रैंडमाइजर तभी डिसाइड करेगा और बना के पेपर दे देगा। तो ये मूव अच्छा है सर। शुरुआत तो हुई है आईटी की तरफ, एआई के यूज की तरफ। आई एम श्योर इससे जरूर कुछ अच्छा ही आगे। सर एनटीए है वो एजेंसी जिससे कि जो इन सारे बड़े एग्जाम्स को लेती है जैसे कि नीट आईआईटी इन सारे एग्जाम्स को। सर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कई बार उनके जो खुद के एम्प्लॉयज हैं वो तो काफी केबल होते हैं, उन्होंने बनाया है। पर इन बड़े एग्जाम्स के समय उन्हें और एग्जामिनर्स और लोगों को भी लेता है। मुझे लगता है आपका प्रश्न उस बात पे ही है कि उनकी क्वालिफिकेशन लेनी चाहिए जब उनको अप्लाई किया जाए। सर मेरे हिसाब से इंटेग्रिटी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता ही है। पर फिर मुझे फिर भी लगता है सर कि जितना भी डेटा है जैसे कि क्वेश्चन पेपर्स हो गए या ये सारा कुछ हो गया, इसे एनटीए को ना कुछ और समय फॉर अ लॉन्गर टाइम अपने ही एम्प्लॉयज और अपने सिस्टम्स में रखना चाहिए और लास्ट मोमेंट पे ही इनको आगे किसी भी सेंटर को भी दिया जाना चाहिए। इसके बारे में जो भी कहानियां हैं जो भी आपने हमने पढ़ा है उससे मैंने यही समझा है सर कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था कि जब ये टेस्टिंग पेपर्स पहुंच गए कुछ समय पहले अपने सेंटर्स पर, वहां से कुछ लीक हुआ। ऑफकोर्स मैं न्यूज देख के बात कर रहा हूँ, मेरी कोई इस पर रिसर्च तो है नहीं। पर ये भी जब समझ में आया तो फिर सर हमारी जब बातें हुई हमारे बीच में तो भी यही समझ में आया कि इसे और बेहतर। उधर चौकसी ग्रुप ऑफ कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आशीष जायसवाल ने हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और आपको बता दें कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन है। इस विषय पर अपनी राय रखी। शिक्षा का कितना बड़ा रोल है, रिपोर्ट में देखिए। डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी निजी जिंदगी, मेरी पर्सनल जिंदगी कंट्रोल एआई करे, वो मुझे बताए कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आफ्टर ऑल एआई इज मेड बाय ह्यूमंस और अगर वो ही हमें चलाने लगेगा, जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी फिर आपके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। तो पूर्णतः टेक्नोलॉजी बेस्ड होना तो मैं पसंद नहीं करूंगा और उम्मीद भी यही करूंगा कि ये चीज आगे हार्मफुल ही होगी। हम एक समय ये कहते थे कि यौन शिक्षा स्कूलों से दी जानी चाहिए, राइट, ठीक, लेकिन हम भारतीय संस्कृति परंपरा को अपने अनुकूल नहीं माना। इंटरनेट जब आया उन्होंने सारी मर्यादाएं और सारी योजनाएं तोड़ दी। एआई से कैसे बच पाएंगे, क्योंकि वो भी इंटरनेट के माध्यम बहुत सुलभ है और लगभग फ्री है। हाँ, प्रॉब्लम वही है। देखिए, साइबर लॉज टफ होना जरूरी है। आज कुछ विश्व की कुछ कंट्रीज में यूथ्स के लिए मोबाइल यूजेज के नियम कायदे बन रहे हैं कि आपको इतने घंटे ही मोबाइल इस्तेमाल करना है। तो एजुकेशन के साथ साथ कैसे अवेयर कर सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो? सर ये तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं भी एक पेरेंट हूँ तो मेरा भी कंसर्न होता है कि मेरी बच्ची जो मोबाइल इस्तेमाल करती है तो वो एक टाइम लिमिट तक ही रहे, क्योंकि आज इस चेंज के मोबाइल में वो सारी पावर है कि वो आपको आगे भी बढ़ा सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। तो हमको बीइंग एन पेरेंट्स, बीइंग एन सोसाइटी के लीडर, हमें ये रिस्ट्रिक्शंस खुद पे साथ साथ बच्चों पे लाना चाहिए। एंड एक छोटी सी चीज़ है कि बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं, वो नहीं करते जो हम सिखाना चाहें। तो पेरेंट्स से या किसी से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि अपने बच्चों को अगर आप कुछ ऐसी चीज सिखाना चाहते हैं रिस्ट्रिक्शंस, तो पहले खुद पे लाना पड़े। प्रोफेशनल एजुकेशन। तो भारतीय पाठ्यक्रम में एआई को कितनी इजाजत दी जानी चाहिए? भारतीय पाठ्यक्रम में एआई को ये एक
थोड़ा सा मुश्किल सवाल इसलिए है कि हम जज उसको नहीं कर सकते, क्योंकि एक इतनी विविधता है कि उसको कैसे पाठ्यक्रम के हिसाब से रोक दे कि ये पढ़ाओ और ये ना पढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, हम उम्मीद करते हैं कि एआई निष्पक्ष हो, और आज चाइनीज जो डीप सीक है उस पर जब ये सवाल डाला गया कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ का हिस्सा है, तो उसने जवाब दिया कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग वैसी है। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई कि एआई भी कंट्रोल्ड है, तो शिक्षा पे उसका कितना हाथ है वो भी तरीके से गवर्नमेंट उस पे कर सकती है। आप उसी खतरे की ओर आगाह कर रहे थे कि एआई को भी कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ। क्योंकि ठीक है, स्वतंत्र है और बहुत वाइड है, लेकिन फिर भी वो बायस हो सकती है और प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि वो ओपन है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये चीज अभी है तो आगे भी हो सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो उसको भले के लिए कर सकती है। यूथ रोते हुए भी पाए गए थे क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं पा रहे थे। तो आप ये कल्पना करिए कि बिना मोबाइल के रहना बड़ा मुश्किल है, बट गवर्नमेंट चाहे तो ये पॉसिबल है। इस पे कुछ चीजों में तो गवर्नमेंट को अपना स्ट्रिक्टनेस लाना पड़ेगा, चाहे वो साइबर लॉज हो, मोबाइल यूजेज हो, क्या इंटरनेट पे अवेलेबल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें इस पे गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस के बिना मुश्किल है। और रही स्कूल पे यौन शिक्षा की बात, तो वो मेरा विचार है कि वो होना चाहिए था, और अगर आज भी लागू होता है अच्छे से तो वो भी है एक पॉजिटिव चीज है, उसमें कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं। इंटरनेट से वो सही चीजें बच्चों को अभी भी नहीं मिल पा रही, जो क्योंकि हम उसको शिक्षा के रूप में नहीं ले रहे हैं, हम उसको एक क्या बोलेंगे कि आनंद के रूप में या एक मिसलीड होने के रूप में हाँ, और वो हमको गलत रास्ते पे ले जाती है। हमें शिक्षा के रूप में नहीं मिल रही, वो हमें फ्री मिल रही है। और कहते हैं ना कि फ्री की आदत बेकार है, कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एनईपी में स्किल बेस्ड एजुकेशन पे काफी फोकस किया गया है। ये कायदे से इंडिया में बहुत सालों बाद आया है। अमेरिका जैसे देश में स्कूल टाइम से ही स्किल बेस्ड एजुकेशन रहती है। मैंने देखा है, मैं गया नहीं हूँ, बट मैंने पढ़ा और देखा कि वहाँ पर स्कूलों में आपको साइकिल बनाने के लिए भी स्किल्ड किया जाता है। हमारे यहाँ पर ये काम बोला जाएगा तो लोगों को छोटा लगता है कि अरे मेरे को साइकिल बनाना सिखा रहे हैं। वहाँ पर बच्चों को और भी चीजें सिखाई जाती हैं, चाहे वो कारपेंटरी शॉप हो, मनोविज्ञान की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, कि बच्चों को पहले से ही इन चीजों के लिए रेडी किया जाता है कि आप अगर आगे जाकर बहुत अच्छी जॉब में नहीं जा पा रहे अपनी एजुकेशन के बाद, तो एटलीस्ट आप खाली नहीं रहोगे, आप इतने स्किल बेस्ड रहोगे कि कुछ तो आप कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ। आप गलत दिशा तरफ जाने से अच्छा आप अपने स्किल्ड पे जाइए, आप उसे अपने जॉब पे जाइए। तो ये जो गवर्नमेंट की विश्वकर्मा योजना, ये भी उसी का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं वहीं से लिया गया स्टेप है जो थोड़ा सा रिडिफाइंड है। कौशल की तरफ सरकार अब ध्यान दे रही, क्योंकि जैसा पूरा विश्व अब उन्नत टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है और कुशलता चाहता है, हमारी शिक्षा उसके लिए उतनी सहायक नहीं है। एक चीज आपने शुरू में कही थी कि उद्योगों के साथ जो हमारा तालमेल है उसको सुगम बनाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। क्या सोचते हैं, क्या कोई प्लान है आपके पास? देखिए, उद्योगों को अपना, जैसे हर उद्योग को अपना एक अमाउंट ऑफ फंडिंग, जिसको CSR एक्टिविटी कहते हैं, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें लगाते हैं। तो वैसे ही उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए भी बनती है, क्योंकि बच्चा कहीं से भी पढ़े, कोई से भी कोर्स से पढ़े, वो जा तो उसके बाद उद्योग में ही रहा है। वो उद्योग कोई भी हो सकता है, IT इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड वॉट एवर। तो हर इंडस्ट्रीज को अपना एक पोर्शन आगे आने वाले इन स्टूडेंट्स पे लगाना चाहिए, ताकि वो इन्हें तभी से पॉलिश कर सके। आगे जाके उद्योगों को भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो हमें वर्कर्स मिल रहे हैं या प्रोफेशनल्स मिल रहे हैं वो अनस्किल्ड हैं, अनपॉलिश्ड हैं। क्योंकि हम देखते हैं जॉब प्लेसमेंट में कि कंपनी आती है और वो बच्चों को ये बोल के रिजेक्ट कर देती है कि दे आर नॉट रेडी, वो हमारी डिमांड के हिसाब से रेडी नहीं। उन बच्चों के लिए इंटर्नशिप की घोषणा की थी जो उद्योगों में जाकर के सीखना चाहते हैं, जो उद्योगों में जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिनको 5,000 का प्रति माह कम से कम उसका वजीफा दे देता है। वो बजट से अब ये बजट का समय आ गया,
क्यों नहीं बच्चे जागरूक हो पाए, क्यों नहीं इस युद्ध में सफल हो पाए? पहली चीज तो है कि अवेयरनेस की कमी, अवेयरनेस की कमी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम एनईपी भी लागू कर रहे हैं, 2020 है, आज हम 2025 पे हैं। प्रॉब्लम वही है, अवेयरनेस की कमी। जैसे गवर्नमेंट चुनाव के टाइम प्रचार में हजारों करोड़ लगाती है, इन चीजों पे उसका 1% भी नहीं लगाएगी तो अवेयरनेस कैसे होगा? हर एक जिले में कलेक्टर को दिशा निर्देश हो कि आप इसका कैंप लगाइए, स्कूलों तक ये चीज प्रॉपर पहुंचाइए। अधिकतर आदेश खाना पूर्ति होकर पेपर वर्क तक सीमित हो जाते हैं। चाहे तो सब चीज पॉसिबल है, और इतनी अच्छी नीति गवर्नमेंट ने बनाई है तो सिर्फ पेपर वर्क के लिए नहीं बनाई है, बट एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। आशीष जी, सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है जी, आपको लगता है कि जो क्योंकि आपका कॉलेज है तकनीकी कॉलेज है और मेडिकल की भी शिक्षा आपकी मिलती है, इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी कहाँ तक सहायक है और नई एजुकेशन पॉलिसी वास्तव में है क्या? देखिए, जो ये एनईपी 2020 गवर्नमेंट ने लागू की है, वैसे इस वक्त बोला जाए तो इसको हमारे देश को जरूरत भी है, क्योंकि हम एक बहुत पुराने नीति पे चल रहे थे और अमेंडमेंट में कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें चुनौतीपूर्ण हैं। अच्छी चीजें ये हैं कि बच्चों को इस पे मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट्स का ऑप्शन मिला है। मतलब कि बच्चा चाहे तो बीच में पढ़ाई छोड़ रहा है और फिर कुछ टाइम बाद उसका वापस से ज्वाइन करने का मन है, वो कर सकता है। एक साथ वो मल्टीपल कोर्स कर सकता है अगर उसके क्षमता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।